मैं कहना चाहूंगा गॉड ऑफ केमिस्ट्री बोलिए भाई। हमारे आगे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जीओसी के अंदर क्या बात की थी, हमें पुराने कोवेलेंट बॉन्ड यानी ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है एंड न्यू कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो हमने कहा भाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करनी पड़ेगी। सर प्रोडक्ट कितना जल्दी बन रहा है और हमारा जो रिएक्टेंट है वो कितना जल्दी फिनिश हो रहा है, इसके बाद हम लोग जनरली केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। थर्मोडायनामिक्स यानी कितनी हीट देना होगा या हीट रिलीज होगा, या ये सारी बात थर्मोडायनामिक्स में होती है। मुझे आपको क्या दो चीज पढ़ानी है, एक है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और एक स्टेप बाय स्टेप स्टडी। तो मैंने स्टार्ट किया है सबसे पहले आपको सबस्ट्रेट की डेफिनेशन क्लियर हुई, जो कार्बन की सप्लाई करे, जो सुनो। सेकंड नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया हाँ जो कार्बन की सप्लाई करे, फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू कर रहा था, यहां तक हम लोग पहुंच गए। कोई डाउट अभी तक के लेक्चर में, यहां तक कोई भी डाउट, एनी डाउट? हाँ बोर्ड क्लियर कंप्लीट है। बोर्ड दो तरीके से टूट सकता है, एक है होमोलिटिकली, एक है हेटेरोलिटिकली। होमोलिटिकल का मतलब जो दोनों अपना इलेक्ट्रॉन खुद रख ले और वहां पर रेडिकल का फॉर्मेशन हो, क्लियर है। हेटेरो मतलब सर दोनों की पावर अलग अलग है, तो जब दोनों की पावर अलग अलग होगी तो हम लोग बोलेंगे कि सर वहां पर केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रिएजेंट। यहां तक कोई भी डाउट है आपके मन में, कोई भी क्वेश्चन है, आप कोई भी चीज पूछना चाहते हो बताइए। पक्का कंटिन्यू करें फिर? हाँ मतलब ऐसा ना कि फिर मैं आपको वापस से पढ़ाने लगूं फिर आपको बोला डाउट आ रहा है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं रिएजेंट के बारे में। रिएजेंट का मतलब हमने एक बार तो पढ़ लिया था कि जो कार्बन की सप्लाई करेगा वो सब्सट्रेट है और जो दूसरा है वो रिएजेंट होगा, लेकिन परफेक्ट डेफिनेशन होगी जो अटैक करेगा, यानी जो अटैकिंग स्पीसीज है दिस इज कॉल्ड रिएजेंट। और किस पे अटैक करेगा, तो सब्सट्रेट के ऊपर अटैक करेगा। अच्छा सब्सट्रेट के ऊपर क्यों करेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक रिएक्टिव साइट है। हाँ जैसे हम लोग लोकेंट की वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, तो वैसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ कि सर सब्सट्रेट है उसके पास में रिएक्टिव साइट होती है और जो अटैक करेगा, जो अटैक करने वाली स्पीसीज है उसको बोला जाएगा रिएजेंट। हमारे पास में रिएजेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। मुझे लगता है आप लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं ये, लेकिन आज आपको मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि आपको यहीं पे याद हो जाएंगे। मतलब आपको ऑलरेडी कभी ऐसा प्रॉब्लम आएगा नहीं। मैं आपसे कभी क्वेश्चन पूछता हूं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, यार सर इसमें कौन सा कांसेप्ट है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल नाम में क्या लिखा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन को, अरे इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को, और फाइल का मतलब लव करे। अरे फाइल मतलब फिलिसिटी से कनेक्टेड है। अब मैंने कहा भाई कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को लव क्यों करेगा, अरे भाई इलेक्ट्रॉन को लव करने का रीजन क्या है। तो आप में से हर बच्चे को पता होगा भाई इलेक्ट्रॉन को लव क्यों करेगा, सर उसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तभी। ये सुनो, अरे भाई मान लो किसी के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तभी तो इलेक्ट्रॉन को बुलाना चाहेगा। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या, ऐसे कंपाउंड जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेंगे। हमने कहा भाई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी किसके पास होती है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं जनरली पॉजिटिव चार्ज, बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपको बताऊं तो पॉजिटिव चार्ज वाले के साथ अभी आपने देखा था ना होमोलिटिक बॉन्ड में क्या हुआ था, उसके इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, और जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई थी तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज बन गया था। तो जब जनरली क्यों लिखा ये भी आगे बात करेंगे। मैंने ऑल पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखा है, जनरली लिखा है। इसका मतलब मैं चाहूंगा आप लोग यहां पे स्टार लगाए, यहां पर आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है। तो क्या ये दो पॉइंट क्लियर हुए क्या कि सर जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वो इलेक्ट्रोफाइल होगा और जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा और बताओ और कौन कौन इलेक्ट्रॉन को लव करना चाहेगा, अच्छा और कौन इलेक्ट्रॉन को लव करना चाहेगा। तो हमने कहा सर एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग जिसमें ऑक्टेट की बात करते हैं। ऑक्टेट मतलब क्या होता है, हर कंपाउंड के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये सुनो अब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अरे मान लो कि मैंने BF3 लिखा, अभी इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि सर BF3 ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी कि इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, बोलो हाँ या ना। तो हमने कहा जिनका जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा वो लोग यहाँ पे आने वाले हैं। अब आगे मैं एग्जांपल भी लिखूंगा, अभी मैं परेशान हूं, अभी तो मैं केवल आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको याद करना है। अरे भाई इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो हमने एक कंपाउंड का और देखा अभी। हमने जब होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कराया था तो हमने कहा था कि सर मान लो ये कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ये सुनो अब इनके बीच में क्या हुआ, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो गया, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो मेरा आंसर है सर 2 तो ये है, 2 ये है 4, 2 ये वाले हो गए 6 और एक ये, सर 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। मतलब टोटल सर इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, बोलो हाँ या ना। तो हमने कहा सर जिनके पास में फ्री रेडिकल होंगे वो आपका इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। मतलब मुझे कुछ चीज रखने का नहीं है, सब आपस में कनेक्टेड है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन लव क्यों कर रहा है, सर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, जैसे कि रेडिकल। आगे मैं बात करता हूं अब आपके पास क्या हो रहा है, आपने कहा सर मैं इलेक्ट्रॉन को लव कर रहा हूं, अब आपके पास इलेक्ट्रॉन आने वाला है। अरे अब इलेक्ट्रॉन तैयार है भाई, हाँ चलो भाई अपने को बुलाया जा रहा है। लेकिन आपने देखा आपने क्या किया, बर्थडे पार्टी अरेंज की, अब उसमें आपने बुला तो दिया 500 गेस्ट को, लेकिन भाई उनके रुकने का खाने पीने का अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा। जैसे लो अरे केवल बुलाने से थोड़ी काम चलेगा। अरे पता चला कि भैया मामा जी भी आए और वो घर पे रुक गए, जैसे दूर से आने वाले वो तो रुकेंगे सही, तो हमें उनके लिए कोई होटल बुक करना पड़ता है कि नहीं, अरे उनके लिए कोई रूम बुक करना पड़ेगा कि नहीं, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ भी बोला कि सर इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, तो जनरली अगर किसी के पास में वेकेंट ऑर्बिटल हो, अरे ऑर्बिटल मतलब कमरा हो गया, ऐसे स्पीसीज जिनके पास में वेकेंट ऑर्बिटल हो सर उनका तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है पूरा आराम से, लेकिन तब भी इलेक्ट्रॉन आ रहा तो मना नहीं करेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है भैया आने दो क्योंकि हमारे पास में ऑर्बिटल है। और अगर आपसे मैं पूछूं जनरली वेकेंट ऑर्बिटल किसका होता है, जनरली जनरली तो हमारा आंसर आएगा डी ब्लॉक वाले। एग्जांपल नहीं लिखते अभी, जनरली पता है कि डी ब्लॉक वालों में वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। 6 वाला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, मैंने क्या बोला, जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको बोला जाता है लुईस एसिड। मैंने कई बार बच्चों में देखा कि वो लुईस एसिड और लुईस बेस के कंसेप्ट में कंफ्यूजन हो जाता है, उनको याद नहीं आता कि सर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। थोड़ा आज के बाद आप लोग केवल और केवल ट्रिक यूज करेंगे याद करने के लिए। अगर आपने कभी एनालिसिस किया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है। एल से मैंने कनेक्ट कर दिया इसको लोन पेयर, अरे बोलो हाँ या ना, और ए से मैंने कनेक्ट कर दिया एक्सेप्टर, यानी ऐसा कोई भी चीज जो लोन पेयर को या नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करे वो लुईस एसिड होगा। तो लुईस बेस क्या होगा, इसका अपोजिट कर देंगे। तो बेटा ये 6 पॉइंट मैंने आपको केवल और केवल विद इन 1 मिनट के अंदर आपको बता दिया। 1 मिनट तो इसलिए नहीं बोलूंगा अभी क्योंकि मैंने आपको समझाया है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो मुझे लगता है ये 6 पॉइंट आप लोग मुझे विद इन 30 सेकंड खत्म कर सकते हो।
सर इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लॉक करेगा, क्यों लॉक करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज, या फिर मैं बोल दूं सर इनकम्प्लीट ऑक्टेट जैसे कि फ्री रेडिकल, या फिर मैं बोल दूं सर वैकेंट ऑर्बिटल जैसे कि लुईस एसिड एक्सेप्ट करेगा। इन 6 पॉइंट में कोई डाउट है तो बताइए, एनी डाउट इन एनी पॉइंट? पक्का है? हाँ, ये वाली स्टोरी मैंने खुद ने बनाई है ताकि आपको मैं काफी इजी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? जनरली आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या सुनो बट अगर देखा जाए तो 1 और 2 एक जैसे, देखा जाए तो 3 एंड 4 एक जैसे, है ना? देखो है तो सिमिलर टाइप की ना। अरे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे याद की, अगर आपको मैं वो बता दूं तो मुझे लगता है आप भी तो ऑर्गेनिक के टीचर बन जाओगे। तो भाई मैंने तो ऐसे याद कर रखा, तो बता दिया मैंने आपको। ये सुनो बड़ा, लुईस एसिड के नीचे मैंने लिखा है एल के पास में लोन पेयर और ए के जस्ट नीचे एक्सेप्टर, यानी ऐसी कोई भी स्पीशीज जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे उसको बोला जाता है लुईस एसिड। और लुईस एसिड लोन पेयर को या नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करा है, इस वजह से उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। क्लियर हुआ? एंड एक लास्ट पॉइंट है जिसको मैं आपको बोलूंगा, याद कर लो। अरे भाई या तो ये होता है कि मैं आपको बोलूंगा सारे पॉइंट याद कर लो, या फिर मैं केवल आपको बोलूं एक पॉइंट याद करना है। यहां मैं लिखना चाहूंगा पोलर पाई बॉन्ड। अच्छा पोलर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये क्लियर करो, पोलर मतलब पोलर। पक्का है? हाँ एकदम सही बात है। डायपोल मूवमेंट जीरो या नॉन जीरो, एक बताओ सर। यहां पर पोलरिटी है, पोलरिटी मतलब कि डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। अरे पोलर मतलब कि सर इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। मान लो मेरे पास में ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। अरे हाँ या ना, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब मैंने बड़ा एक मिनट रुकिएगा ना। तो क्या पोलर का मतलब क्लियर हुआ हमें? मतलब यहाँ पे ए और बी आप कुछ भी मान सकते हो सर, अलग अलग कंपाउंड होंगे तो ये अलग अलग होगी। पोलरिटी मतलब सर मान लो इस पे मैंने एक पे बना दिया डेल्टा नेगेटिव, एक पे बना दिया डेल्टा पॉजिटिव। और पाई बॉन्ड का मतलब आप लोग परफेक्टली जानते हो सर, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। तो बताइए टोटल 7 पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। क्या आप याद कर सकते हो? क्या आप ये 7 पॉइंट याद कर सकते हो? तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करना हूं इलेक्ट्रोफाइल, अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, अब स्टार्ट कर रहा हूं। पढ़ाने से पहले खत्म सर। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लॉक करे और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जिसके पास में, या फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज किसी, यानी अगर मैं कभी आपको ऐसे लिख के दे दूं ये CH3 पॉजिटिव है या ये CH2 CH3 है पॉजिटिव चार्ज, तो आपके मन में आना चाहिए कि सर ये इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेंगे। बोलो क्लियर है? या फिर यहाँ पे मैंने H को लिख दिया ऐसे H+, या फिर X के लिख लो Cl+, ब्रोमीन, ऐसा सब कुछ लिख सकते हो। ये सुनो, तो आपका आंसर होना चाहिए सर जनरली पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। पॉजिटिव मतलब आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। सेकंड पे मैंने लिखा है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा न्यूट्रल कैसे है, आप बताइए मुझे। अच्छा न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब अरे ना तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, या फिर मैं बोलूं सर नेट चार्ज इसके पास में जीरो है। अब यहाँ पे मैंने आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड लिखे हैं, लेकिन मैं तो जानना चाहूंगा कि कौन सा कंपाउंड किस रीजन से आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ये BF3 एंड AlCl3 क्यों एज इलेक्ट्रोफाइल है? BF3 और AlCl3 क्या मैं लिखूं यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, क्योंकि सर इनके पास टोटल 6 ही बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। ये सुनो बिल्कुल आप लोग लिखिए, आपने बोला ना भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट। हाँ तो ये तरीका सबसे बढ़िया है, आपने लिखा इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एग्जांपल लिखिए जैसे कि BF3 एंड AlCl3। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं PCl5 SnCl4 FeCl3, यानी कि मैं ये 4 एग्जांपल लेने वाला हूं। क्लियर? अगर मैं ये चारों एग्जांपल लेता हूं PCl5 SnCl4 FeCl2 ZnCl2, ये चारों के चारों क्यों हमारे एजे इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेंगे? बस ये हो गया वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि सर PCl5 10 इलेक्ट्रॉन तो हो रहे हैं सर, SnCl4 अरे भाई इसके पास में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन तो हो रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी सर ये इलेक्ट्रॉन को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? क्योंकि इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल है। बोलो ये क्लियर हुआ? ये सुनो PCl5 SnCl4 और भी आप लिख सकते हैं FeCl3 ZnCl2। और नेक्स्ट वाले जो एग्जांपल है SO3 CO2 POCl3 एंड SOCl2, यहां पर क्यों ये आपके एज इलेक्ट्रोफाइल है? तो अगर मैं ऐसे लिख दूं पाई बॉन्ड, या फिर इससे भी अच्छा मैं ऐसे लिख दूं पोलर पाई बॉन्ड, तो आपका एग्जांपल हो गया सबसे पहला जैसे CO2। ये सुनो क्लियर है? देन मैं यहाँ पर हाँ अब SO3 ये सब लिखे हुए आपके पास में SOCl2 POCl3। अगर आप इन स्ट्रक्चर को ओपन करोगे तो आपको पोलर पाई बॉन्ड दिखेगा। सर मेरे मन में एक डाउट है, क्या FeCl3 और ZnCl2, क्या FeCl3 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है? बेटा नहीं है ना, आप कॉन्फिगरेशन देखो तो सही। इनकम्प्लीट ऑक्टेट के लिए अगर आप चेक करोगे आपको पता चलेगा कि सर ये तो डी ब्लॉक में आ रहा है। हाँ आप ऑक्टेट लिखो, मुझे नहीं पता है, मुझे भी याद नहीं है। मेरे को ये पता है कि सर जो आयरन है वो 26 पे आता है। अब आप घर पे इसका कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2, केवल ये Cl3 को देख के मत सोचो कि सर इसके पास में टोटल 3 ही बॉन्ड है। ये सुनो, तो अगर आप देखोगे तो सर ये लास्ट में आप चेक करो, हाँ आपको पता चलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अरे सर यहाँ तो डी के अंदर आ रहा है। ये सुनो, तो हाँ आप चाहे चेक करो, अगर आपको लगता है तो बेटा बिल्कुल एक बार में एक ही लॉजिक लगाइए, ज्यादा अच्छा ना, ताकि कंसेप्ट मिक्स ना हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितना ईजी करेंगे चीजों को उतना बढ़िया है। अगर आपने क्या किया Fe में से, हाँ सर ये लर्न करना पड़ेगा, बेटा आपकी चॉइस है, मुझे नहीं पता। मुझे तो एग्जाम में क्या आएगा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक दिया गया ये वाला ऑप्शन, एक दिया गया है ये वाला ऑप्शन, एक दिया गया ये ऑप्शन और एक दिया गया नन ऑफ दीज। मेरे से तो पूछा गया कि इनमें से कौन सा आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है। या फिर मैं क्या करूंगा आपको, हाँ क्योंकि अब तो मैं आपको 10 क्वेश्चन दे सकता हूँ, मैंने आपको 10 क्वेश्चन दे दिए ZnCl2 NH2OH FeCl3 और ऐसे मैं आपको और कुछ न्यूक्लियोफाइल इनको भी ऐड करके दे दूंगा। तो आपको बताना पड़ेगा ना, जनरली डी ब्लॉक वाले को मैं एजे वैकेंट ऑर्बिटल मान के चलता हूं। बाकी यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, इसको मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने एक वर्ड बोला था जनरली, मैंने ऑलरेडी बोला क्यों, अगर ये H3O पॉजिटिव या NH4 पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल काम करता तो मैं मान लेता, लेकिन ये मैंने देखा कि कुछ कंपाउंड है जैसे H3O+ या NH4+, हाँ सोडियम और ये भी हाँ है। अगर आप कहेंगे कि सर सोडियम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1, सर इस पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा?
जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो क्या मैं इसका कॉन्फिगरेशन ऐसे लिख सकता हूं? अरे ये आता है क्या आप लोगों को? क्या ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ कॉन्फिगरेशन? अरे पक्का बोलो भाई, ऐसा नहीं कि हाँ सर बस आता है नहीं आता है, पढ़ के आए हो क्या? सर आगे का पढ़ते जाते हैं, पीछे भूलते जाते हैं, ये तो हमारा टैलेंट है। भैया फिर बता दूं मैं आपको, मैंने आपको रिवीजन करने के लिए बोला हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये दो चैप्टर तो मैं ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी आपको फिनिश करवा चुका हूं ना। इस वीक में आपका टेस्ट होने वाला है, कल आपकी कोई क्लास नहीं है, रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना, सैटरडे के दिन का आपके टेस्ट में आने वाला है। बाद में बोलेंगे सर आपने पहले नहीं बताया था, कल भी बता दिया, आज भी बता रहा हूं, ये सुनो। तो चलिए सोडियम के पास मैंने क्या देखा सर, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ऑक्टेट इनको देखा जाएगा ना, जो बाहर वाला ऑर्बिटल है 2s2 2p6, ये सुनो। तो यहां पर आपने परफेक्टली बोला कि सर एक इलेक्ट्रॉन है, या फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूं इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। अरे हाँ या ना सर, इसको कोई रिएक्शन नहीं करना है। अगर मैं इसको बोलूंगा आप सोडियम प्लस को एक इलेक्ट्रॉन लोगे क्या? अरे नहीं भैया, हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? अरे जब एम्स मिल रहा है तो घर बैठे वापस से पढ़ाई चालू करोगे क्या? सर मेरे को तो एम्स दिल्ली चाहिए था, मुझे तो दूसरा वाला एम्स मिल रहा है। अरे भैया एम्स एम्स होता है, हाँ या ना? नहीं सर, मेरा तो प्लान एम्स दिल्ली है। तो हमें नहीं बताना कि भैया नेक्स्ट ईयर कैसा पेपर आएगा, कैसा माहौल रहेगा। सर मुझे तो एम्स चाहिए दिल्ली वाला, और हाँ मुझे पूरा भरोसा है, तो अलग बात है। बाकी अगर मुझे लगता है सर ठीक है, अगर मेरे को एम्स दिल्ली वाला नहीं मिला, पास वाला भी मिला, तो ठीक है ना, ये सुनो। और ये सोडियम जो है, ये तो कह रहा है भैया अपने तो एक प्लस लिया और हमारा तो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन हो गया। और दुनिया में आपको पता है सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट या इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर दिया, बोला मैं तो नहीं ले रहा, जो मेरे को डोनेट करना था तो डोनेट हो गया। तो बेटा हर एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट नहीं करेगा। ऑल पॉजिटिव स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल पॉजिटिव स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल हाँ, आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर, जो भी है करेक्ट है, इनकरेक्ट है, फॉल्स है, समझ गए ना? कुल मिला के ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए। डन? तो चले हाँ आगे चले। फिर मैंने आपको 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट्स पढ़ाए, ये सब क्लियर हुआ। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल में कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, आप एक बार इसको पूरा रीड करिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, मैं वापस आपको कनेक्ट कर रहा हूँ ना। हाँ एक बार आप रीड कर लो। तो कंटिन्यू करें बेटा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये देखो जो बच्चे ने बात पूछा ना पोलर पाइप क्या होता है, मैं आपको दो चीजें क्लियर करता हूं ना। मैंने पहले दिन आपको बोला बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, आपको डे 1 से मेरे साथ कनेक्ट करना पड़ेगा ना। आप मेरे साथ चलिए, आपको मैं थोड़े दिनों में इतने बढ़िया कंसेप्ट करने वाला हूं, आपको कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने एक भी क्लास मिस की है या आप ब्रेक लोगे बेटा, वापस से मत पूछो, है ना। दूसरी चीज मैंने आपको ये बोला कि बेटा जीरो से, मैंने आपको पोलर का मतलब भी बताया है, पाई का मतलब भी बताया है, यस और नो, यस और नो। तो बेटा 0 to 100 तक की मैं आपको लेके चलो, और अगर आप वही बात बार बार पूछोगे सर पोलर पाई बॉन्ड क्या होता है, अरे ये बता तो था मैं, अब क्या इससे ज्यादा और क्या बताऊं आपको। वैसे मुझे एक लाइन बोलनी थी, पोलर पाई बॉन्ड, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे पोलर पाई बॉन्ड की, है ना। पोलर का मतलब क्या हुआ सर, वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, मतलब उसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो। पाई का मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे पहला बॉन्ड सिग्मा तो दूसरा बॉन्ड पाई होना चाहिए। मैं आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पढ़ा चुका हूँ। किसी भी रीजन से अगर अगर आपको लगता है कि सर, हाँ अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को प्रॉब्लम आ रही, पुराने लेक्चर वापस रिवाइज नोट्स के अंदर देखो बेटा। आज आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि आपके टेस्ट के अंदर आईयूपीएससी आइसोमेरिक ऑप्टिकल जियोसी 4 बार है, कल छुट्टी है, तो क्या आप हाँ भाई मैं थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम है, फिर भी मैं आपकी क्लास को ले रहा हूँ ताकि आपका नुकसान ना हो। ये सुनो भाई, मैं तो क्या कर सकता हूँ, एक चैप्टर को आईयूपीएससी को मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि मैं एक दिन में खत्म कर सकता हूँ। आप लोग देखो आईयूपीएससी का मैं भी चालू करूँ। सर सबसे पहले पढ़ाया था सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, आपने पढ़ाया था एफ पोलर, आपने पढ़ाया था बर्जिलियस, आपने पढ़ाया था कार्बन राजा बाबू क्यों है, ये सुनो मैं तो अगले 10 मिनट खत्म कर सकता हूँ। फिर मैं अगले 10 मिनट आइसोमर को खत्म कर दूंगा कि सर हाँ। तो बेटा मैं तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा मैं स्पीड को आगे पीछे कर दूंगा, और ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक्स्ट्रा वो आपको नहीं करूंगा। हाँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कोई क्लास मिस ना हो, जितनी देर कंफर्टेबल होगा मैं आपको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो कोशिश करिए जो चीज पढ़ाई गई है कम से कम हमें उसमें डाउट ना आए, और उन चीजों को हम वापस से ना पूछें। हाँ अगर ऐसा कुछ है बेटा, हाँ पूरा टेस्ट में आने वाला है, पूरा 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 इवन सैटरडे तक आने वाला है, पहले क्लियर करो भाई। आईयूपीएससी तो आपका देख लो में आ रहा है, और आइसोमर ऑप्टिकल एंड जीओसी अप टू सैटरडे। इसका मतलब क्या होता है, आप लोग क्लास को सीरियसली नहीं सुनते हो, पता चल जाता है। कल ये बात बोली मैंने, एनसीईआरटी हमें क्यों नहीं सुनती पता है, इसका मेन रीजन क्या है। एनसीईआरटी एक बात बोलती है कि भैया जो चीज मैंने एक बार पढ़ा दी ना आपको, वो वापस से मैं कहीं पर रिपीट नहीं करूंगा, पक्का। आप चेक करो, बहुत रेयर ऐसा कोई लाइन होगा जो एनसीईआरटी ने कहीं पर रिपीट की है। एनसीईआरटी का अगर मैंने भैया क्लास 11 के अंदर पढ़ा दिया तो मैं वापस से क्यों पढ़ूं, या फिर मैंने क्लास 12 की जो पहला पार्ट है उसमें बता दिया तो क्यों बताऊं। वो सिर्फ एक काम करेगा, वो ये लिखेगा 12 क्लास के अंदर ये वाला रिएक्शन आपको मिलेगा क्लास 11 क्वेश्चन नंबर ये। तो मुझे नहीं लगता कि आपको एनसीईआरटी कभी रिपीट करता है, और इसीलिए हमें एनसीईआरटी टफ लगती है। अरे भाई हमें तो जब तक कोई चीज 4-5 बार रिवीजन नहीं होता हमें तो याद होती नहीं। ये सुनो, अरे भाई जनरली मुझे 2 बार 3 बार तो पढ़ना पड़ता है, मुझे खुद को 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, ऑब्वियसली आपको भी मालूम है, आपको भी 2 बार तो पढ़ना ही। कोई भी चीज केवल एक बार पढ़ने से कभी याद नहीं होती है। बहुत रेयर कोई बच्चा होगा जो ये बोले कि सर मैंने एक बार में पढ़ लिया और मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल के 7 पॉइंट एक बार में दिखा दूंगा, पॉसिबल है। लेकिन मान लो कि मुझे याद नहीं हुआ तो मैं घर पे जाऊंगा, आज रिवीजन करूंगा, और इसके बाद वापस से वीक में एक बार कभी भी रिवीजन करूंगा, 3 बार रिवीजन होगा तो खत्म। मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा दिया है बेटा, न्यूक्लियोफाइल आपके लिए गिफ्ट। कैसे गिफ्ट है, जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है उसको रिवर्स कर दो। पहला पॉइंट, सर न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, तो मैं यहां लिखूंगा जो न्यूक्लियस को लव करे। अच्छा न्यूक्लियस को लव करे मतलब न्यूक्लियस में जनरली क्या होता है,
तो मेरा आंसर जाएगा सर एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक आपका न्यूट्रॉन होता है, मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सर मैं यहाँ लिखूँ केवल पॉजिटिव चार्ज को लव करें, लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है लव से ज्यादा आपको यूज आता है हेट करना। ये सुनो, कभी कभी सर आपको बहुत ज्यादा डांट देते हैं तो फिर आपके मन में आता है यार ये तो डांट बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर आप घर पे जाते हो, सर ने मुझे चैलेंज दिया कि अच्छा 2 चैप्टर पढ़ना है, मतलब कल मेरे पास में छुट्टी है, कल मेरी कोई क्लास नहीं है, तो क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो कि मैं ऑर्गेनिक के तीनों चैप्टर आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल कंप्लीट करूंगा? क्या आप ये प्रॉमिस लेते हो? ये सुनो, तो कभी कभी बेटा लव से ज्यादा डांटना ज्यादा जरूरी है, तो आप लोग पढ़िए करिए। आइए सर आईयूपीएससी के 30 क्वेश्चन, आइसोमेर के 30 क्वेश्चन और ऑप्टिकल के 30 क्वेश्चन कर सकते हो क्या? पेपर पे लिखो, पेपर पे लिखो, दीवार पे अपने सामने अपनी टेबल पे चिपको इसको। अगर अभी कर दिया तो बेटा मजा आ जाएगा, टेस्ट तक तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, टेस्ट में जीरो से पढ़ोगे आपका काम, सब टेंशन ही खत्म। अरे ऑर्गेनिक में तो सब कुछ आता है। ये सुनो, ये सुनो सर 30 क्वेश्चन पिछली बार हमने मॉड्यूल से कर लिए थे, अरे आपकी बार रेस से कर लो, एनसीआर से कर लो, एक्स्ट्रा से कर लो। सर वो आईआईटी मेंस की किताब मंगवा रखी है मैंने, मैं जनरली किताब के लिए कभी नहीं बोलता, केवल अगर आपको चाहिए हो, अगर बाय द वे, तो आप केवल और केवल एक बुक मंगाओ, आईआईटी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केवल ये एक बुक आप मंगा लो। अच्छा ये भी किसी ऑथेंटिक वाली मंगाना, ऐसा नहीं कि भैया हमने कहीं से भी खरीद ली, क्योंकि लास्ट ईयर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आपने वो क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए, और भैया जो 2023 में पेपर हुआ था 2 बार हुआ था, जनवरी और अप्रैल या मई में। सर जनवरी में 12 पेपर हुए थे, अप्रैल में 12 पेपर हुए, अगर आपको 24 पेपर एक जगह मिल गए मजा आ जाएगा, 4 हो गया आप लोग तो। बिल्कुल मैं वैसे नहीं सजेस्ट करता, ये वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में चाहिए मुझे, है ना। आपने सबसे पहले एलएन का मॉड्यूल, नोट, टेस्ट पेपर और हमारा जो एक्स्ट्रा मटेरियल सोल्व कर लिया, तब आपको जाना है, वो सीक्वेंस फॉलो करनी है। डन। जहां पे पढ़ते हो ना आपकी दीवार के आसपास जो चीज होती है ना कि सर यहाँ पे ये वाली चीज मुझे याद नहीं हो रही, उसको एक पेपर पे लिखो, दीवार पे चिपका दो, सर घूमते फिरते जाओ, उसको दिन में 3 बार देख लो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अरे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये सुनो, अरे यहाँ पे क्या होता है, देखो कुछ चीजें याद करने के तरीके होते हैं। सर जनरली क्या होता है, जब मैं हाँ पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, अब मैं खाना खाने गया, जब तक खाना गर्म हो रहा है आपने क्या किया, पेपर को किचन के वहां लगा दिया, जाते फिरते घूमते फिरते देख लिया, फ्लो डायग्राम बना लिया, आपका काम हो गया। बस इतना तो इजी है। रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। जिस बच्चे ने ये 3 चीजें मान ली ना कि सर मैं डिसिप्लिन के साथ पढ़ने वाला हूँ, डेडिकेशन के साथ और रेगुलर, मतलब आपको एकदम फोकस होकर पढ़ना है, बट आपका एंस कोई नहीं रोक पाएगा। और जो बच्चा बहाना बनाएगा ना, सर मेरी तो तबियत खराब हो गई, सर मैं पढ़ने बैठा था पंखे की आवाज आ रही थी, सर मैं पढ़ने के लिए बैठा बल्कि लाइट कम हो गई, सर वो नेट चला गया, फिर बेटा आप एक्सक्यूज देते रहोगे, धीरे धीरे बैकलॉग ज्यादा हो जाएगा। ये सुन लो। चलो बेटा हाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल। 1 मिनट के अंदर न्यूक्लियोफाइल को मैंने बोला पॉजिटिव को लव से ज्यादा अच्छा है, नेगेटिव को हेट कर दो, और जैसे मैंने कहा नेगेटिव को हेट करो तो क्या अपोजिट कर दो, हाँ है ना। नेगेटिव को क्यों हेट कर रहे हो भाई? क्योंकि हमारे पास में नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच है, तभी तो नेगेटिव को भगा रहे हो। हमने कहा क्यों भगाना है, तो उन्होंने कहा कि सर इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इलेक्ट्रॉन रिच कौन होता है, तो हमने कहा जनरली नेगेटिव चार्ज। अरे बोलो हाँ है ना, वहां पॉजिटिव था आपने यहां नेगेटिव कर दिया। फिर तीसरे नंबर पे आपने वहां बोला सर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो कोई बंदा इलेक्ट्रॉन कब देगा, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। अरे भाई पहले खुद का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो, ये सुनो। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो कभी न्यूक्लियोफाइल ट्रीट नहीं करेगा, उसके पास मिनिमम 1 लोन पेयर होना चाहिए, मिनिमम 1 लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट। मतलब ऑक्टेट तो हो और उसके साथ साथ में अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो तो मैं डोनेट करने के लिए बोल सकता हूँ। ये सुनो, ये चीज क्लियर हुई क्या? देखो जो वहां से पढ़ा ना सेम होगा, यहाँ पे अपोजिट कर रहा हूँ। वहां पे मैंने बोला लुइस एसिड, तो मैं यहाँ क्या लुइस बेस कर दूं क्या? अरे लुइस एसिड का मतलब लोन पेयर को एक्सेप्ट करना, तो आप लोग यहाँ लिख लो एल से लोन पेयर को, आपकी बात डोनेट कर देंगे। तो क्या आपको उधर के पॉइंट से इधर के पॉइंट फ्री मिलेगी? नहीं सर, वहां पर था पोलर बॉन्ड, तो यहां पर आ जाएगा नॉन पोलर पाई बॉन्ड। नॉन पोलर मतलब सर जिसके पास में पोलरिटी ना हो, तो मैं क्या यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यानी एल्कीन एल्काइन बेंजीन। अभी आगे लिखेंगे वो, कितना इंटरेस्टिंग है सर। 5 इधर के लिख दिए, ऑटोमेटिक खत्म हो गया ना। अरे हाँ है ना सर, वहां पे रेडिकल था, यहाँ पे रेडिकल नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। तो मैं चाहूंगा आप लोग न्यूक्लियोफाइल के सारे पॉइंट एक बार देखिए। सर जो नेगेटिव वाला है, जिस पे नेगेटिव है, आप कहोगे कि ये देखो सर आर पे नेगेटिव है, यानी कि मिथाइल अगर पॉजिटिव वाला है तो इलेक्ट्रोफाइल है, अगर नेगेटिव वाला है तो न्यूक्लियोफाइल है। सर सीएल पॉजिटिव वाला है तो इलेक्ट्रोफाइल है, सीएल नेगेटिव वाला है तो न्यूक्लियोफाइल है। वो ये चीज क्लियर हुई। सर ये एच है प्लस वाला है तो इलेक्ट्रोफाइल है, और एच माइनस की फॉर्म में है तो सर ये न्यूक्लियोफाइल है। सेकंड नंबर पे मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब सर जिसके पास में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ना हो, या फिर मैं बोलूंगा सर एकदम जीरो चार्ज है, तो न्यूट्रल कौन सा है? तो हमने कहा सर वाटर। क्या H2O का ऑक्टेट कंप्लीट है? काउंट करो। अब ये सब चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी। सर ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं, बोलो हाँ है ना। तो हमने काउंट किया सर 2 तो लोन पेयर तो 4 हो गए, और 2 बॉन्ड बना के तो 8 हो गए। हाँ इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और मिनिमम 1 लोन पेयर होना चाहिए, और इसके पास तो 2 लोन पेयर है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे करूंगा H2O यानी वाटर, एल्कोहल, ईथर, 3 तो मैंने याद कर लिए। आगे आप एक चैप्टर आता है ना एल्कोहल फिनोल ईथर, आपको आगे पढ़ूंगा मैं। अगर आप देखें एनसीईआरटी में एल्डिहाइड कीटोन से पहले हेलो एल्केन के बाद में चैप्टर है एल्कोहल, ये रहा, फिनोल ये रहा, ईथर ये रहा। अरे वही तो चैप्टर है। और इसके बाद में मैं आपको पढ़ूंगा एमाइन, NH3, RNH2, R3NH, एक वाटर। तो जिनके पास आपको लोन पेयर दिखे जनरली आप उसको न्यूक्लियोफाइल की तरफ सोचिए। देन मैं बात करूंगा पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब, अरे मैं यहाँ ये वर्ड लिखूंगा पोलर, सॉरी पोलर नहीं, नॉन पोलर ना, नॉन पोलर पाई बॉन्ड। नॉन पोलर पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि देखो आप लोगों के शायद इनऑर्गेनिक में एमओटी के अंदर पढ़ते हो आप लोग कि सर ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड कैसे बनता है? कुछ आइडिया है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड सर। ये पी पाई ऐसे ऑर्बिटल बनाते हैं हम लोग, ये सुन लो। और इनके बीच में अगर ओवरलैपिंग हो जाए, कौन सी ओवरलैपिंग? 2 तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक होती है कोएक्सियल, एक होती है कोलैटरल। कोएक्सियल में तो दोनों जब आमने सामने आएंगे तो सर वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन जब दोनों ऐसे आते हैं तो वहां पर पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सर ये पाई बॉन्ड है, सर यहाँ पर पाई बॉन्ड है। बेटा एक्चुअली पाई बॉन्ड कुछ नहीं होता, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, जो आपको इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। ये सुनो, ये तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है तो आपको सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन तीनों के तीनों यहाँ पर एज न्यूक्लियोफाइल ट्रीट किए जाएंगे। इसीलिए तो अगर आप लोगों को याद आ रहा है, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन में पहला अटैक बैक्टीरियम के अंदर कौन करता है? अगर आपको याद है इनका मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल क्यों करता है?
अरे पहला इलेक्ट्रोफाइल क्यों करता है? क्योंकि बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, उसको अटैक करेगा। जब आगे पढ़ूंगा ना आपको वापस से पूछूंगा मैं, जब मैं आपको एल्कीन पढ़ाना चालू करूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ बेटा यहाँ पे पहला इलेक्ट्रोफाइल करेगा कि न्यूक्लियोफाइल करेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए सर न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, दोनों रिपल्सन करेंगे भाग जाएंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव वाले। सर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इसको बड़े आराम से बना लेंगे। बोलो डन। मतलब वापस से सेम चीज पूछने वाला हूँ मैं आपसे, तो बाद में बोलेगा कि सर हमें तो पता ही नहीं था। तो चलिए यहाँ पर आपने परफेक्टली देखा, और एक हमारे पास में जहां पर अगर मैं इसको बोला जाता है RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बोला जाता है? ग्रिग्नार्ड। कुछ लोग इसको ग्रिग्नार्ड भी बोलते हैं, एकदम सही बात है, कोई बात नहीं चलेगा। ओके, यहां पर हम देखेंगे Mg पे आता हुआ दिखेगा प्लस चार्ज क्योंकि ये मेटल है, और इसके पड़ोस में आता हुआ दिखेगा एक नेगेटिव चार्ज। तो ये RMgX हमें एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हुई दिखेगी, जबकि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन एजेंट पढ़ाया क्या? क्या मैंने आपको पढ़ाया क्या? तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? हाँ बता दिया, हो गया खत्म। मैं तो आपको रिकॉल करवा रहा हूं, वो तो मुझे पता है। तो अगर आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जनरली में बोल दूं, हाँ किसी और को रिड्यूस करे और इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए। अगर किसी और को रिड्यूस कैसे करेगा? किसी और को रिड्यूस कैसे करेगा? जब ये यहां से H- को डोनेट करे, ये सुनो, तो यहां पर ये H- जिसको बोला जाता है हाइड्राइड, तो ये सब एजेंट न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ आपका। एक लास्ट पॉइंट और मुझे आपको बताना है, एक होता है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। अगर आप 12 पास कर चुके हैं तो मान के चलता हूं आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करके कंसेप्ट पढ़ा है 12 क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सर एम्बीडेंट, डेंट का मतलब होता है डेंटिसिटी, मतलब डोनेट करने की टेंडेंसी, और सर एमबी का मतलब होता है दो। ये सुनो, ये सुनो, तो यहां पर अगर कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल मिले जिसके पास में 2 डिफरेंट साइट हो जिससे वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए, जैसे कि बड़ा गिनती का एग्जांपल है NO2, अगर ये नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा तो आपको प्रोडक्ट बनता हुआ दिखेगा कोई भी ONO, लेकिन मान लो यहां नाइट्रोजन अगर अपना नोट कर दे तो आपको बनता हुआ दिखेगा NO2। ये सुनो, सेम ऐसे ही आपके पास में नेक्स्ट एग्जांपल है NH2OH। सर यहां नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, OH भी डोनेट कर सकता है, बट एक बार में एक ही डोनेट करेगा, एक बार में एक ही डोनेट करेगा। 3 एग्जांपल है, ये तीनों मुझे याद होने चाहिए। और एक और आता है MB5, ऐसे कोई कंपाउंड जो एज इलेक्ट्रोफाइल भी ट्रीट करे, न्यूक्लियोफाइल भी ट्रीट करे। सर ऐसा भी पॉसिबल है क्या? क्या ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है, और है तो क्यों? अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो क्यों, बताइए। अरे सर पोलर पाई बॉन्ड, ये सुनो सर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यानी कि यहां पर मुझे पोलर बॉन्ड बनता दिख रहा है, यहां पर तो कोई ना कोई ग्रुप लगा हुआ है ना, रेडिकल नहीं है, कोई ग्रुप लगा हुआ है। तो हमने कहा सर यहां पोलर बॉन्ड है, तो बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियोफाइल क्यों है? न्यूक्लियोफाइल क्यों है? अरे अभी तो ऊपर बना हुआ है सर, जब ये R हटोगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे लोन पेयर है, बिकॉज़ ये सर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ये सुनो, तो मैंने क्या देखा, कई बार बच्चों को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल और एम्बीफाइल में कंफ्यूजन होता है, मतलब वो कंफ्यूजन होता है कि सर एम्बिडेंट क्या है, एम्बीफाइल क्या है। बट डेंट का मतलब होता है डेंटिसिटी, मतलब जुड़ने की टेंडेंसी। वो वहां पे लिगेंड की बात करते हैं ना, लिगेंड है, कितने लिगेंड जुड़ने वाले हैं, सर मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, हेक्साडेंटेड। तो डेंट का मतलब होता है डेंटिसिटी, मतलब जुड़ने की कैपेसिटी, और सर फाइल का मतलब होता है जो लव करे। और ये तो मेरे लिए और इजी हो गया, एमबी का मतलब जो दोनों को लव करे, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल भी हो न्यूक्लियोफाइल भी हो। तो आई होप आप ये दो एग्जांपल यहां भी देख सकते हैं। क्लियर है? अगर आपने आज क्या किया, घर पे एक ही पेज पे इलेक्ट्रोफाइल के सारे पॉइंट्स और उनके एग्जांपल, मैंने आपको 7 पॉइंट लिखवाए, उनके एग्जांपल हैंड टू हैंड साथ में लिख लो। न्यूक्लियोफाइल बताया, उनके एग्जांपल साथ में लिख लो। तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये पूरा लेक्चर विद इन 1 पेज, विद इन 2 मिनट्स में खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये मेरा एक पार्ट कंप्लीट होता है, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। देखो अब आपके मन में और भी डाउट्स आ रहे हैं, सर ONO ये है कौन सा ग्रुप? हाँ ONO कौन सा ग्रुप है? सर यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ दोगे तो एक ही तो बात हो गई। अगर आपने इधर वाले ऑक्सीजन से जोड़ा तब भी तो वही बात हो रही, रिपीट हो रहा है ना। आप तो प्रोडक्ट बनाओ, आप तो आंसर बनाओ। सर मैंने ये एक मेटल के साथ में ONO को जोड़ दिया है ना, और अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ सर, अब की बार मैं दूसरे वाले ऑक्सीजन को जोड़ रहा हूँ। अरे भाई कैसा मजाक कर रहा हूँ, कुछ नया हुआ क्या? पक्का है ना? सर क्लाउड वाला कंसेप्ट समझना भी नहीं है। अरे हमें समझना ही नहीं है, हमें तो केवल याद करना है कि बेटा जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है उसमें जो पाई बॉन्ड बनता है वो ऐसे ओवरलैपिंग से बनता है, यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन आपको घूमते हुए दिखेंगे या फिर वहां पे एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है। ठीक है ना, बस इतना ही पढ़ना था, कुछ ज्यादा नहीं। जब मैं आपको रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तो बेंजीन के अंदर आपको क्लाउड बना के फिर से बताऊंगा, डोंट वरी, वहां पे मैं आपको प्रॉपर टाइम देने वाला हूं। मुझे पढ़ना भी नहीं था लेकिन बताना था, बस हो गया। बेटा आपकी चॉइस है, आप BF3 में 2 पॉइंट लिख सकते हो। सर ये इनकम्प्लीट ऑप्टेट कैसे हुआ, वो तो लुईस एसिड बना। अरे दुष्ट बच्चा, लुईस एसिड क्यों बना? वो लुईस एसिड बनने का रीजन क्या है? अरे वो लोन पेयर एसिड क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि उसका ऑप्टेट इनकम्प्लीट है ना। सर ऐसे नहीं करना था सर, ऐसे करना था, एक ही तो बात निकली। BF3 एज इलेक्ट्रोफाइल है, बिकॉज़ इनकम्प्लीट ऑप्टेट, या फिर बोल सकता हूं लुईस एसिड। क्लियर हुआ? बिल्कुल बोला, करेक्ट, एकदम सही बात है। चलिए बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट करके मैं आपको तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। मैं आपको बोर्ड क्लियर खत्म कर चुका हूं, बोलो हां या ना। दूसरा पॉइंट मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, अब मैं तीसरा पॉइंट लेके आ रहा हूं, इंटरमीडिएट। जब भी इंटरमीडिएट की बात करूंगा तो मेरे पास में 3 इंटरमीडिएट में जनरली पढ़ूंगा, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल। अच्छा ये कैसे बनते हैं तो ये भी आपको पता है, मैंने टेबल बनाई और ये टेबल आपको फिल करनी है। सर पहला वाला है कार्बोकेटाइन, क्या आप में से कोई मुझे गिन के बता सकता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे भाई कार्बोकेटाइन तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सर एक कार्ब एनाइन नेगेटिव चार्ज वाला है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? काउंट करो सर, 1 2 3 तो बॉन्ड बन रहे हैं और एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो पड़ोस वाले का भी तो लेके भाग गया था, तो यहां लिखो आप 8 इलेक्ट्रॉन। और सर यहां पर जो रेडिकल है इसके पास कितने हैं? तो हम कहेंगे सर टोटल 6 थे और एक अपना आया तो 7 हो जाएंगे। तो ऐसे ये टेबल आपको फुल करना, पूरा कंप्लीट करना है। चलो साथ के साथ में अभी कंप्लीट कर देते हैं। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? सबसे पहले आप एक काम करिए, इनको हटाइए। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? होमोलिटिक बॉन्ड या हेटेरोलिटिक? होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक? पक्का ये दोनों करेक्ट हुए। कार्बोकेटाइन हो या कार्ब एनाइन हो, दोनों हेटेरोलाइटिक बॉन्ड से बनते हैं, जबकि जो रेडिकल वो होमोलिटिक से बनता है। अब आप मुझे इनका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाइब्रिडाइजेशन सर 1 2 3 सिग्मा, मतलब कि sp2। सर 1 2 3 तो सिग्मा है और एक नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज को काउंट करना नहीं करना, अभी के लिए आप मान लो कि काउंट करना है। थोड़े दिन में मैं आपको जब रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तो पूरा परफेक्ट बताऊंगा। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज
हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हम लोग आगे बात करेंगे। और बेटा नेक्स्ट वाले का आपका आएगा sp2, क्योंकि जो रेडिकल है उसको काउंट नहीं करना है। ये सुनो सर, यहाँ टोटल आपको 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं तो आप कहेंगे sp2। अब ज्योमेट्री तो आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि नहीं? ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये भी आपका क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। बोलो क्लियर है क्या? नेक्स्ट वाले का बताओ। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक चीज क्लियर करूंगा, दिस इज टेट्राहेड्रल। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा परेशान करूंगा, आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्री और शेप बोथ आर डिफरेंट, है ना? तो मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूँ। सर ज्योमेट्री और शेप का डिफरेंस होता है, आप लोग सोचिए, अरे मुझे थोड़ी ना पता है, पर मैं बता रहा हूँ कि बोथ आर डिफरेंट। क्योंकि अगर आप लोगों को याद आ रहा है सर ये टेट्राहेड्रल है और इसकी ज्योमेट्री से भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन बेटा ये टेट्राहेड्रल है और इसके पास में एक लोन पेयर आ गया। अब की बार ये पिरामिडल बन चुका है। सर ये लोन पेयर है और लेकिन इसके पास 2 लोन पेयर आ गए। अरे भैया है तो sp3, लेकिन अभी की बार ये वी शेप बन चुका है। ये सुनो, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा या आगे पढ़ लोगे। चलिए आते हैं वैलेंस शेल पर। इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट किए सर? अरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, एक सिग्मा बॉन्ड वाला 2 इलेक्ट्रॉन, सर 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं? सर ऐसे 3 बॉन्ड तो दिख रहा है, लेकिन इसके पास एक नेगेटिव चार्ज भी है, और जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो मैं कहूंगा 8 इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? और सर यहाँ पर एक ही रेडिकल है, मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी मुझे क्लियर हो गया। बोलो डन। नेक्स्ट है ऑक्टेट का, तो ये तो बोल दीजिए सर ऑक्टेट इनकम्प्लीट, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इनकम्प्लीट। सर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो ये भी आपका एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, क्योंकि भाई इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब मेरे मन में क्वेश्चन है, कार्ब एनायन के बारे में क्या कहोगे? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या फिर कुछ भी नहीं? मेरा बिल्कुल सही आंसर है न्यूक्लियोफाइल। ऐसा क्यों? सर इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, लेकिन डोनेट करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज है कि नहीं? एक लोन पेयर है कि नहीं? हाँ नेगेटिव चार्ज मतलब लाइक लोन पेयर, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये लुईस एसिड है, ये सोलो एसिड मतलब एक्सेप्ट करेगा। ये क्या होगा? तो मैं बोल सकता हूँ लुईस बेस है, क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर, ये लुईस एसिड है या लुईस बेस है? अगर आपने लुईस एसिड बोला और इसने एक्सेप्ट कर लिया तो बेटा इसके पास में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये सोलो, अगर इसने लोन पेयर ले लिया तो बेटा ऑलरेडी 7 तो 9 हो गए। लुईस बेस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ना तो ये लुईस एसिड है और ना ही ये लुईस बेस है। क्लियर है? ये कुछ भी नहीं है। और एक लास्ट कांसेप्ट है जो आपको शायद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। क्या आप लोग जानते हैं पैरामैग्नेटिक क्या होता है? मैंने कहा ना मैं तो आपको जीरो से पढ़ाऊंगा, मैं नहीं मानता कि आपको आता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब हो गया आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। बोलो क्लियर है? हाँ मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम लोग बात करते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ये सुनो, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और आप यहाँ पर बोलोगे इसका कलर होता है, ये कलरफुल होते हैं। लेकिन जो डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, या फिर मैं ये बोलना चाहूंगा हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। सबके बीच में ऑलरेडी पेयरिंग हो चुकी है, यहाँ पे कोई फ्री नहीं बैठा हुआ है, तो ये कलरलेस होंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पहले कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ सुना होगा, जानते होंगे थोड़ा बहुत। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग परफेक्टली इनको कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सर ये डायमैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि इसके पास में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 के 6 आपस में पेयर है। सर ये डायमैग्नेटिक क्यों है? अरे भाई क्योंकि इसके पास में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, सबके सब पेयर है। ये अकेला पैरामैग्नेटिक है, तो इस पे स्टार लगाओ। क्यों पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि इसके पास में एक अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन ना वो कभी पेयरिंग कर नहीं पाएगा, वो से अकेला है, तो आपने कहा सर ये पैरामैग्नेटिक वाला है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरामैग्नेटिक कौन है, तो डायरेक्ट आंसर आएगा कार्बन फ्री रेडिकल। क्लियर है? ऐसा कोई कंपाउंड बताओ जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। क्या बोला मैंने? जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो लेकिन हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से बने। अरे जैसे आपने कहा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, आपके मन में 2 चीज आ गई, या तो कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन। ये सुनो, अरे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से थोड़ी ना रेडिकल बनता है। जैसे मैंने कहा हेटेरोलाइटिक तो कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन। क्लियर है? फिर मैं आपको स्पेसिफिकली पूछा कौन इलेक्ट्रोफाइल है, तो मेरा आंसर होगा हाँ कार्बोकेटाइन। तो ऐसे करके आपके मिक्स वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये कार्बिन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको जरूर से देखें। कार्बिन का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, ये कार्बन है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये आपके देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन होने वाले, यहां पर क्या हुआ आपको कार्बन कुछ ऐसे बनता हुआ दिखेगा। अब आप काउंट करके बताओ इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे यहां पर मैं एच लगा दूंगा तो आप बड़ा आराम से गिन सकते हो कि सर 2 तो सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है, तो 4 और 2 मुझे ये ऐसे दिख रहा है अलग से, तो इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं? अच्छा बॉन्डेड कितने हैं? बॉन्डेड मतलब जिन्होंने बॉन्ड बना रखा है, तो मेरे पास आंसर होगा 4 इलेक्ट्रॉन। अरे भाई 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, और सर ऊपर नीचे वाले ये दोनों आराम से घूम रहे हैं, फ्री है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड हो गए। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या कैसे या न्यूट्रल है? अरे ना तो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज, तो न्यूट्रल हो गया ना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा? तो आप लोग आराम से सारे चीजों को देख सकते हो। सर ये न्यूट्रल है क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो कार्बन आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल एक जगह काम आने वाला है। तो बेटा आज मैंने आपके 3 पॉइंट यहां तक कंप्लीट किए जीओसी में। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो नेक्स्ट क्लास है उसमें पूरा ऑप्टिकल आइसोमर सोल्व करके आए, एंड जीओसी के जो भी क्वेश्चन यहां तक के हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, इंटरमीडिएट जो भी है, और होमोलिटिक हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के एक्सरसाइज 1 तो कम से कम सोल्व करके आइएगा, जितने क्वेश्चन आप बना पाए। और बिगिनर बॉक्स भी कम से कम 1 या 2 तो आई थिंक हो जाएंगे, चेक करिएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग लेने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में ऑलरेडी यहां तक आपको बता चुका हूं कि 4 टाइप का होता है। आई इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट जिसको रेजोनेंस बोला जाता है, हाइपर कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये 3 इफेक्ट है परमानेंट। परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट का मतलब क्या होता है? ये मॉलिक्यूल्स में ऑलवेज मिलेंगे, जबकि ये वाला होता है बेटा टेम्परेरी। अरे टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? सर ये कभी कभी मिलेगा, यानी मैं यहां पर लिखा दूं आपको व्हेन रिएजेंट अटैक, तो यहां ऐसे लिख दो ओनली ऑब्जर्व व्हेन रिएजेंट अटैक ऑन सब्सट्रेट।
यानी कि ये तो हमारे घर की कहानी हो गई सर। एक होता है किसी के घर में फ्रिज के अंदर चॉकलेट आइसक्रीम हमेशा रखी हुई मिलती है, और एक होता है सर जिनके घर पे चॉकलेट आइसक्रीम केवल तभी आती है जब मेहमान आ रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर घर पे मिठाई परमानेंट रखी तो भैया ये हमारे बच्चे टूट पड़ेंगे, हाँ या ना। तो वो इफेक्ट हुआ टेम्परी, जब मेहमान आएंगे तो मिठाई लेके आ जाओ, और जैसे मेहमान गए मिठाई खत्म, बचेगी भी नहीं, जो प्लेट में रखी हुई है एक दो पीस वो भी डालोगे, होता है ना ऐसा। और एक ऐसा परमानेंट जिनके घर में बहुत सारी चॉकलेट आइसक्रीम सब पड़ा रहता है फ्रिज में, कोई खाता ही नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ हमने कनेक्ट कर दिया, ये तीनों इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, मतलब ऑलवेज ऑब्जर्व होंगे, लिख लो ऑलवेज। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, मैं कल से स्टार्ट करूंगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। कल छुट्टी है, पूरा यूटिलाइज करिएगा, पढ़ के आइएगा। बिल्कुल मिलते हैं, और हम लोग मॉडल भी सोल्व करेंगे ना। कार्बन का स्ट्रक्चर देखो आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपको बताने के लिए हमने लिख दिया है, पीडीएफ आपको मिलेगी, परफेक्टली घर पे लिख लेना, मत परेशान हो।